नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान और मैं हूं मनीष शर्मा। तो मंथन की शुरुआत हिंदुस्तान में आजादी के बाद से सामाजिक और राजनीतिक तौर पर कोई सबसे पेचीदा मुद्दा रहा तो वो है आरक्षण। आपको अक्सर किसी न किसी राज्य में किसी न किसी जगह किसी जाति के आरक्षण देने या आरक्षण का दायरा बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन जैसी खबरें अक्सर सुनाई दिखाई देती हैं। अब एक ऐसे ही आंदोलन की स्वर ध्वनि राजस्थान के भरतपुर धौलपुर से सुनाई देने लगी है, जहां जाट केंद्रीय नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी के हिस्से का आरक्षण देने की मांग को लेकर भरतपुर जिले की उज्जैन तहसील के जयचौली गांव में 17 जनवरी से महापड़ाव पर बैठ गए हैं। अब केंद्र सरकार को 2 दिनों की चेतावनी भी दे डाली है, आरक्षण देने का नोटिफिकेशन जारी किया जाए वरना आंदोलन उग्र होगा। ये चेतावनी जाट नेताओं की तरफ से दी गई है। सड़कें रेल मार्ग रोके जाएंगे, पटरियां उखाड़ी जाएंगी। जाट आरक्षण की मांग अगर सुने तो आपको जरूर लगेगा कि ये जाति जब पहले से ओबीसी में है तो फिर आंदोलन किस बात का। आपके जहन में सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि राजस्थान में जाट आरक्षण की पृष्ठभूमि थोड़ी पेचीदा रही है और भरतपुर धौलपुर के जाटों के लिए बीते 25 सालों से अब तक ये सुलझ नहीं पाई है। इसको गुत्थी को समझने की कोशिश करेंगे मंथन पर। हमारे लिए कुछ खास मेहमान लाइनअप होंगे और जाट आरक्षण की मांग का पूरा मामला क्या है, ये आखिरकार कैसे सुलझेगा, इस पर हम बात करेंगे। कांग्रेस से प्रतीक सिंह हमारे साथ होंगे। यशपाल मलिक हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त पर विंडो में, तीनों को आप देख सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका यशपाल जी, प्रतीक जी और एसपी मित्तल साहब। यशपाल जी, पहले आपके पास आना चाहूंगा। राष्ट्रीय संयोजक अखिल भारतीय जाट संघर्ष समिति के राजस्थान में 2 जिलों को छोड़कर बाकी सब जगह ओबीसी आरक्षण है। कहीं बड़ी विषमता भी देखने को मिलती है, लेकिन बहुत आसान नहीं है समझना। उसी के लिए हमने ये डिबेट का आयोजन रखा है कि आखिर में क्या पेचीदगी रही इस मामले को लेकर कि सिर्फ 2 जिलों का ये मामला अब तक नहीं सुलझ पाया। कोशिशें लंबे समय से चल रही, 25 साल से जाट समाज की ओर से भी ये मांग उठी है। फिलहाल कहां ये स्टैंड करता है मामला जाट आरक्षण को लेकर, खासतौर पर भरतपुर और धौलपुर की, वो भी केंद्रीय नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में मांग को लेकर? देखिए मनीष जी, जो जाट रिजर्वेशन का मामला है, 98-99 में वाजपेयी जी ने ये आरक्षण दे दिया था भरतपुर और धौलपुर को। इसलिए छोड़ दिया गया कि वहां दोनों रियासत जाटों की थी, उनको सामाजिक रूप से पिछड़ा नहीं माना, जो सरासर गलत है। यादवों की भी रियासत रही है, अहिरवाल में रियासतें थी, इसी तरह गुजरों की भी रियासतें रही हैं, राजस्थान में भी रही है, बाहर भी रही है, और तमाम जातियों की, चाहे वो गडरिया थे चाहे पाल थे, सबकी रियासतें रही हैं। लेकिन इस तरह का भेदभाव पूरे हिंदुस्तान में जो भरतपुर और धौलपुर के जाटों के साथ हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन चलो, उसके बाद फिर प्रदेश सरकार ने यहाँ आरक्षण दे दिया, और इसके बाद 2014 में एक लंबे आंदोलन के तहत 2014 में 9 राज्यों के जाटों को केंद्र में भी आरक्षण दे दिया। लेकिन उसको चैलेंज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के बाद वो रिजर्वेशन दोबारा से भरतपुर धौलपुर का भी कैंसिल हो गया, और बाकी के 9 राज्य, जिसमें हिमाचल प्रदेश था, हरियाणा था, उत्तर प्रदेश था, उत्तराखंड था, बिहार था, मध्य प्रदेश था, इन तमाम राज्यों के भी रिजर्वेशन 15 मार्च 2015 को कैंसिल कर दिए गए सुप्रीम कोर्ट द्वारा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो नोटिफिकेशन ठीक नहीं था। उसके बाद फिर 2017 में आरक्षण मिल गया भरतपुर को, और उसको हाई कोर्ट ने भी मोहर लगा दी। उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट ने मोहर लगा दी, दिल्ली में हाई कोर्ट ने मोहर लगा दी, और 2016 में जब हरियाणा के जाटों ने आंदोलन किया अपने आरक्षण को लेकर, जिसमें बड़े स्तर पे हिंसा भी फैलाई गई सरकार के द्वारा साजिश करके, और उसके बाद 2017 से 2015 में जिस दिन रिजर्वेशन कैंसिल हुआ, 15 मार्च को कैंसिल हुआ, 26 मार्च को प्रधानमंत्री जी ने अपने घर पे जाट समाज के लोग बुलाए, 9 के 9 राज्यों के, और उन्हें कहा कि मैं कानून बना के आरक्षण दूंगा। उस कानून बना के आरक्षण तो नहीं दिया। हरियाणा वालों ने जब आरक्षण मांगा तो उन पे गोलियां चलवा दी, और जब गोलियां चली तो उसके बाद समझौते हुए दोबारा से 2017 में मेरे ही नेतृत्व में आंदोलन हुआ,
शांतिपूर्वक, और उसके बाद उसमें समझौते हुए। और अमित शाह जी ने 2017 में भी वादा किया, 19 के चुनाव में भी वादा किया, फिर 22 में उत्तर प्रदेश में चुनाव था तब भी वादा किया गया जी। तो अभी ये लगातार 3-4 साल से लगातार 3-4 बार वादे कर चुके। दिल्ली में मीटिंग बुलाते हैं जाट समाज के लोगों की, और उसके बाद मीटिंग बुला के कह देते हैं भाई जल्दी आरक्षण देंगे। अभी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को भी कानूनी दर्जा दे दिया, और उसको भी लगभग 2 साल 3 साल से ज्यादा हो चुके। तो निश्चित रूप से जब बड़े नेता और देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आश्वासन देते हैं और वो पूरे नहीं होते, तो निश्चित रूप से राजस्थान के जाटों का, भरतपुर धौलपुर के जाटों का ही गुस्सा नहीं है। जैसे ही ये लोग आंदोलन में जाएंगे ऐसे ही पूरा देश में उबाल आ जाएगा, जिस तरह हरियाणा के दौरान मलिक साहब एक सवाल, क्योंकि आप ही ने जवाब दिया उसी से निकलकर सवाल आया, दर्शक भी जानना चाहेंगे। आखिरी मुलाकात आपकी इस बात को लेकर, क्योंकि आपने खुद प्रधानमंत्री का नाम भी शामिल किया उसमें, कब हुई थी? जी। और क्या वादा आपको किया गया था, और कब तक इसको अमली जामा पहनाने की बात की गई थी? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को, ये 26 मार्च 2015 की बात है, और उन्होंने कहा कि उसके बाद हम लोग इसको कानूनी दर्जा देंगे, और कानूनी दर्जा देने में 3-4 साल लग गए। और अब कानूनी दर्जा देने के बाद भी हम लोग 2017 में अमित शाह जी ने मीटिंग बुलाई, पश्चिम उत्तर प्रदेश में चुनाव थे, 4-5 राज्यों के चुनाव थे, अमित शाह जी ने बुलाया। 2019 में लोकसभा के चुनाव से पहले फिर मीटिंग बुलाई गई हमारे सांसदों के घर पे, और 2022 में भी हमारी मीटिंगें हुई। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि बार बार 2022 के बाद आज 24 आ गया, हम तमाम सांसदों से मिलते रहे, ज्ञापन देते रहे, अलग अलग राज्य स्तर पर लोग काम करते रहे अपने यहाँ से, और तमाम जो राजनीतिक दलों के नेता है उन्होंने, भाजपा के तमाम लोगों ने आश्वासन दिए। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ये आखिर इसी जाट समाज के साथ क्यों बार बार भेदभाव किया जा रहा है? नहीं, लेकिन मलिक साहब एक बड़ा मामला, क्यों 2.5 दशक पुरानी बात है। इस दौरान कई सरकारें केंद्र में आई गई और कई सरकारें राजस्थान में आई गई, खासतौर पर। नहीं, केंद्र में तो एक ही सरकार आई जी, 2015 में आरक्षण, 14 में नहीं, 2000 में। मैं आपको 1999 में लेकर जाना चाह रहा था, 25 साल से जो ये देखिए जी, 99 के बाद लगातार आंदोलन चले। 2001 में उत्तर प्रदेश में आरक्षण मिला, 9 राज्यों में आरक्षण मिला, और 2006 से लेके जो 14 तक आरक्षण का आंदोलन चला, उसमें हम तमाम लोग 14 के 13 राज्यों के, पंजाब में अभी आरक्षण नहीं है, नहीं। जम्मू कश्मीर में अभी आरक्षण मिला है, अभी पिछले 5-6 महीने में। नहीं, लेकिन तो अगर भरतपुर धौलपुर की बात करें, भरतपुर धौलपुर की बात करें, मैं आपको भरतपुर धौलपुर की, मैं आपको भरतपुर धौलपुर की बता रहा हूं। भरतपुर धौलपुर को बहुत पहले आरक्षण मिल गया था 2001-2 में, उसके बाद 2015 में कैंसिल हो गया, केंद्र का आरक्षण मिला। उसके बाद 17 में फिर सरकार ने दे दिया, तत्कालीन सरकार ने, वसुंधरा सरकार ने, जी वसुंधरा सरकार की थी। और उसके बाद फिर कांग्रेस की सरकार आ गई 18 में, और कांग्रेस की सरकार कहती रही कि हमने भी लिख के भेज दिया, अब जब केंद्र में भाजपा की सरकार है, ये कब आरक्षण देंगे? तो मेरा ये कहने का मतलब है कि इस तरह का आज देश में अगर कोई जाति है जिसको आरक्षण नहीं है, क्योंकि ओबीसी आरक्षण को आपको यह भी समझना पड़ेगा कि ओबीसी आरक्षण और जो अभी अगड़ी जातियों को आरक्षण दिया, दोनों का क्राइटेरिया सेम है, दोनों का आधार आर्थिक है। ओबीसी आरक्षण का भी आधार आर्थिक है, और ईबीसी आरक्षण का भी, इकोनॉमिक बैकवर्ड का भी आधार आर्थिक है। जब आज देश में हर जाति को आरक्षण है, प्रदेश में भी केंद्र में भी, तो इस तरह भरतपुर धौलपुर के जाट हैं, 13 राज्यों के और जाट हैं जिनका किसी का स्टेट में है, किसी का नहीं है। तो आज जिस तरह की परिस्थितियां जाट समाज के साथ हो रही है, और जिस तरह का भेदभाव, पर्टिकुलरली कारण क्या है कि उत्तर भारत में अधिकतर आबादी है 12-13 राज्यों में जाट समाज की, और वो हर गलत काम के लिए आवाज उठाता है, चाहे किसानों का आंदोलन हो, चाहे अपनी आंदोलन हो, किसी दलित के साथ अन्याय हुआ हो, जब वो आवाज उठाता है तो उसको ये मान लेता है, बगावत करता है। और उसी तरह से हमारे साथ जो भेदभाव केंद्र सरकार कर रही है 2024 के चुनाव से पहले ये हर राज्य का, हर जाट का प्रमुख मुद्दा होगा। ये ठीक है मलिक साहब, लौटेंगे आपके पास। बाकी हमारे साथ बाकी मेहमान भी मौजूद है, प्रतीक हैं कांग्रेस से, और एसपी मित्तल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। प्रतीक, मैं आपके पास आने चाहूंगा। 1999 में वाजपेयी सरकार का जो जिक्र कर रहे थे अभी खुद मलिक साहब,
निश्चित रूप से केंद्र सरकार ने आरक्षण दिया, जाटों को आरक्षण दिया, और उसके दबाव में जब आपकी सरकार थी 1999 में और 2000 में गहलोत सरकार ने भी, तत्कालीन गहलोत सरकार ने आरक्षण दिया। लेकिन तकनीकी खामियां ऐसी रहीं कि फिर वो जो मामला जिसका जिक्र अभी यशपाल मलिक कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में आखिरकार जाकर 2015 में बात अटक गई, और उससे पहले 2014 में मनमोहन सरकार ने भी केंद्रीय सूची में शामिल किया था, लेकिन फिर से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी दोनों ही जिलों के जाटों के आरक्षण को लेकर। यानी जो कोशिशें, कवायदें थी वो पॉलिटिकल ज्यादा रहीं, आपकी सरकार हो या फिर बीजेपी की सरकार हो। हालांकि आखिरकार जो अभी 2017 में जो यशपाल मलिक कह रहे थे मिला, जो वसुंधरा सरकार ने वहां पर दिया, 2020 में आपकी सरकार ने फिर से नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को लिखा। आपकी सरकारों की बड़ी तकनीकी खामियों के कारण भी ये जाटों का कहना है कि उनको ये आरक्षण से वंचित रहना पड़ा है। मनीष जी, आप देखिए कि ये जो सरकार है, केंद्र में जो सरकार चल रही है वो जाट विरोधी है। ये बात तो करते हैं, जब आप देखिए जगदीप धनखड़ के खिलाफ अगर कोई बात होती है तो ये जाटों की बात करते हैं, लेकिन वही किसान आंदोलन के अंदर और जब हरियाणा और पंजाब के जाट जब आरक्षण के, जब किसानों के काले कानून के लिए वापसी की मांग करते हैं तो उनकी बात नहीं सुनते। उनको दिल्ली की दहलीज पे 1 साल तक बैठे रहना पड़ता है और 750 किसान शहादत हो जाती है। जब इन्हीं जाटों की बेटियां अपने हक के लिए जंतर मंतर पे बैठती हैं तो यही केंद्र सरकार की पुलिस, दिल्ली पुलिस उनको घसीटती है और आज तक उनको न्याय नहीं दिला पाती। और अब बात कर लेता हूं जाट आंदोलन की, जो धौलपुर और भरतपुर पे 2013-14 के अंदर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने उनको आरक्षण दे दिया था। 2015 में आप बोल रहे हैं तकनीकी खामी की वजह से, चलिए आपकी बात मान लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने किया तो उसके बाद कानून बनाया जा सकता था। अभी कितने चीजें, जब सुप्रीम कोर्ट ने कोई वर्डिक्ट दे दिया और उसके बाद में अध्यादेश ला करके और इन्होंने पलट दिया संसद के अंदर, तो कानून लाया जा सकता था उसके लिए, लेकिन इनकी मंशा नहीं है और ये करना नहीं चाहते। और आज भी लटकाने, भटकाने, झटकाने के अलावा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जाट विरोधी सरकार केंद्र में प्रतीक। लेकिन बड़ा सवाल ये है जो हक देना ही नहीं चाहते। प्रतीक, बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि वो जो आरक्षण का प्रावधान किया गया केंद्र ने, राज्य में कम से कम इस दरमियान आपकी भी कहें तो 3 सरकारें रह चुकी। राजस्थान में 99 में थे, 2008 में आए और फिर 18 में आए। अब बड़ा सवाल यह है कि जो आरोप जो लगता है वो ये है कि आपने पूरी तरह से सोशल, इकोनॉमिकल और ज्योग्राफिकल बात कहें, वो स्टडी आपने प्रॉपर नहीं कराई, जिस पर सवाल उठे और फिर मामला जाके कोर्ट में अटक गया। आपने, क्योंकि केंद्र सरकार ने कर दिया था 1999 में, उसके दबाव में आकर आपकी मजबूरी थी जो आपने कर दिया, और इन दोनों जिलों को आपने भी नहीं दिया था, दोनों जिलों को केंद्र ने दिया था। आप लगा रहे हैं, आरोप लगते नहीं है। 2013-14 में नहीं, ये मेरा सवाल है, ये आरोप नहीं, मेरा सवाल है। फैक्चुअल जो बात है वो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जो फैक्चुअल नैरेटिव है उसमें 3 सरकारें स्टेट में आपकी रही, इस दौरान 10 साल यूपीए सरकार, 10 साल यूपीए सरकार केंद्र में रही। आप पर यह है कि क्योंकि केंद्र सरकार ने 99 में वाजपेयी की सरकार ने कि आपको मजबूरी में करना था, चुनाव थे लोकसभा के और आपने कर दिया जल्दबाजी में। एक्सपर्ट्स भी ये बोलते हैं और जो कमीशन ने रोक लगाई वो भी ये बोलते हैं कि आपने पूरी स्टडी नहीं कराई। हमारी सरकार नहीं थी मनीष जी, मैं तो 13-14 की बात कर रहा हूँ। 13-14 में हमारी सरकार थी, हमारी सरकार ने आरक्षण दिया। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई बात बोल करके अगर बोला कि कोई तकनीकी खामी थी तो उसके लिए कानून आ सकता था संसद के अंदर, और आ नहीं सकता था, आज भी आ सकता है। जब आपने इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति के लिए आपने बदल दिया सुप्रीम कोर्ट का फैसला, तो ये तो बहुत छोटी सी बात है। उसके लिए आप अध्यादेश ला सकते हैं, आपका संसद में पेश कीजिए, अध्यादेश आएगा और उसके अंदर कानूनी नहीं। पर लेकिन आपकी सरकार में अगर जो खामियां रही तो उसको आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये इन पर छोड़ दीजिए और ये अध्यादेश ले आएंगे, इसको करेक्ट कर देंगे। आप पिछली बातें कर रहे हैं, मैं आगे की बात कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं अगर आप देना चाहते 15 के अंत से हट गया था और आज 24 हो गई है, आप बात ही नहीं, कोई केंद्र सरकार नहीं, वो तो ठीक है, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन होते तो हम उनसे जानते निश्चित रूप से। आप एक महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट का जब नियुक्ति होती चुनाव आयोग की, तो उनको हटाने के लिए आप 1 महीने के लिए अंदर अध्यादेश ले आते हैं। यहाँ तो 15 से लेकर 24 9 साल हो गए ना। आप 9 साल से क्यों नहीं कोई अध्यादेश लेके आए, क्यों कोई बात नहीं की? यशपाल मलिक जो बात कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन रख रहे हैं, इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं आप, कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि कहा यह जाता है, खुद आप जैसे लोग इस आंदोलन को जो लीड करते हैं वो भी ये कहते हैं कि कांग्रेस के समय में बीजेपी के स्पोक्स पर्सन होंगे तो उनसे भी जवाब लेंगे निश्चित रूप से। इन्होंने जो तकनीकी खामियां छोड़ी उसके चलते आयोग में मामला अटका और फिर सुप्रीम कोर्ट में अटक गया। देखिए, बहुत ज्यादा तकनीकी खामियां नहीं थी, लेकिन एक मानसिक रूप से जो जज वहां बैठे थे
वो दिमाग में ये बना चुके थे जो हाई कोर्ट का निर्णय जब कभी भी रिवीजन नहीं हुआ रिजर्वेशन का, वो उन्होंने ये कहा कि डेटा पुराना है। अरे भाई, डेटा तो जब हम सन 2000 से रिजर्वेशन में है, 2001 से रिजर्वेशन में है, हाई कोर्टों ने मोहर लगाई है, दिल्ली हाई कोर्ट ने मोहर लगाई, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने मोहर लगाई है कि इनका रिजर्वेशन जायज है। आप हमसे नया डेटा क्यों चाहते हैं? क्या जिसको 91 में आरक्षण मिला उसका डेटा सुप्रीम कोर्ट ने मांगा? लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो जज वहां बैठे थे वो बायस्ड हो सकते हैं, कम्युनिटी से बायस्ड हो सकते हैं। वो निर्णय बिल्कुल गलत था। हाँ, कांग्रेस की एक खामी जरूर थी कि नहीं, ये आपका आरोप है। मैं कांग्रेस की खामी भी बता देता हूं जी। मैं कांग्रेस की क्या खामी नहीं, आप जुडिशरी पर बड़ा कमेंट कर रहे हैं। मैं मेरा सवाल कांग्रेस को लेकर के था। भैया एक बात बताओ, जब मैं कांग्रेस की खामी बता रहा हूं, कांग्रेस के अंडर में एनसीबीसी कमीशन था और वहां एक मिनिस्टर हरियाणा की बैठी हुई थी कुमारी सैलजा, जिसने इसको पूरा डिट्रैक करने का काम किया। सोनिया गांधी के चाहते हुए भी उसने रिपोर्ट गलत भिजवाई। एनसीबीसी कमीशन की रिपोर्ट नेगेटिव थी, इनको वो रिपोर्ट सही करानी थी। अगर वो रिपोर्ट सही होती तो हाई कोर्ट भी बाउंड हो जाता। और उसके बाद जो इसकी मंत्रिमंडल में कैबिनेट में गया, कैबिनेट ने उसमें नोट नहीं लिखा कि हमने इस वजह से इसको आरक्षण दिया और सीधी घोषणा कर दी। तो कुछ खामियां इनके द्वारा छोड़ी गई थी, ये उससे बच नहीं सकते। लेकिन निर्णय भी जो हुआ, जो राज्य 20 साल से रिजर्वेशन में है, 15 साल से रिजर्वेशन में है, जिनके हाई कोर्ट उस पर स्टैंप लगा चुके, उत्तर प्रदेश का तो सर्वे हुआ था, हुकम सिंह कमेटी की रिपोर्ट बनी थी और उस पर हाई कोर्ट में 10 साल तक केस चला था। दिल्ली का भी लोढ़ा कमीशन बना था। हरियाणा में पहले गुरनाम सिंह आयोग की रिपोर्ट को ऐसे ही गड्ढे में डाल दिया गया। कांग्रेस की सरकार हरियाणा में थी, हरियाणा के जाट को आरक्षण से वंचित करने के लिए भजन लाल जी की सरकार। ये बड़ी साजिश है जाट कम्युनिटी के साथ हुई है। इन साजिशों की कांग्रेस भी जिम्मेदार है और भाजपा भी जिम्मेदार है, दोनों बराबर के जिम्मेदार। आप प्रतीक सुन रहे होंगे निश्चित रूप से। अब जो चाहे वो बात शैलजा की हो या फिर हरियाणा में या राजस्थान में हो, निश्चित रूप से अगर सवाल कांग्रेस पर भी है, बीजेपी पर भी, क्योंकि दोनों पार्टियों की सरकारें इस दौरान अलग अलग राज्यों में भी, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे राजस्थान हो, इनमें रही हैं। यशपाल मलिक साहब हमारे साथ, एसपी मित्तल भी हैं। मित्तल साहब, दोनों पार्टियों की सरकारें रही। एक पार्टी जो 1999 में थी, वाजपेयी सरकार ने अनाउंस किया, फिर दबाव में आकर जल्दबाजी में वहां से किया गया, राजस्थान में लागू किया गया। हालांकि भरतपुर और धौलपुर को लेकर जो आरक्षण की बात थी उसमें खामियां छूटती चली गईं और यही उसी का नतीजा है कि ये जो 25 साल की पूरी इनकी जर्नी रही, जो दोनों जिलों के जाटों की, माना गया शुरुआत में कि भाई भौगोलिक स्तर पर देखें या फिर आर्थिक स्तर पर देखें आगे हैं, इसलिए आरक्षण नहीं होना चाहिए। फिर कमीशन पर बात थमी, सरकार ने लागू किया, अदालत में बात थम गई। आपको क्या लगता है, ये सियासी ज्यादा रहा या सामाजिक आर्थिक मसला ज्यादा रहा? देखिए मनीष, अभी यशपाल जी ने बहुत विस्तार से इस पूरे घटनाक्रम को बताया। लेकिन ये बात सही है कि क्या नाम से जब कमीशन बैठा तो कमीशन ने ये देखा कि क्या नाम से धौलपुर और जो भरतपुर की रियासतें हैं वो जाट समुदाय की हैं, तो उन्होंने आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से, जो महत्वपूर्ण मुद्दा होता है आरक्षण के लिए, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि वाला, वो इन दोनों जिलों के जाट समुदाय को नहीं माना। और इसीलिए शुरुआत में जब कमीशन बैठा और उसमें ये दोनों जिले वंचित हो गए, जाट समुदाय को वहां से वो आरक्षण नहीं मिला। उसके बाद में 2015 में दिया गया तो भी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। ये सारी संवैधानिक प्रक्रियाएं भी लगातार चल रही। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इसे जाट समुदाय की एक शक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए कि चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, वो इनकार नहीं करती है, आरक्षण देने से मना नहीं करती है। अब जो कानूनी खामियां हैं, संवैधानिक प्रक्रियाएं, उनके तहत वो अलग हो सकता है। लेकिन सभी राजनीतिक दल जो है वो ये चाहते हैं कि धौलपुर और भरतपुर के क्या नाम जाट समुदाय है उसको आरक्षण उसी तरह मिले जैसे राजस्थान के और क्या नाम से जिलों के लोगों को मिल रहा है। और ये मांग भी लगातार उठाई जा रही है कि अभी जो जाट समुदाय को ओबीसी वर्ग में माना गया है तो उसमें 21% राजस्थान में आरक्षण है, उसको बढ़ा के 27% भी किया जा रहा है। मैं यशपाल जी यहाँ बैठे पूरे आंदोलन को लीड कर रहे हैं। मैं ये समझना इनसे ये चाहता हूँ, दर्शक भी ये जानना चाहते होंगे कि अभी सरकार ने, जो भजनलाल सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसने 2 मंत्री और 2 विधायकों की एक कमेटी बनाई है जिसमें अविनाश गहलोत, कन्हैयालाल चौधरी और 2 विधायक जगत सिंह और शैलेश सिंह, ये दोनों क्या नाम से जो कि भरतपुर के हैं, तो इनको लेके एक कमेटी बनाई और ये कहा गया कि क्या नाम से जो आंदोलनकारी जाट समुदाय है उनसे जाके बात की जाए। और जो संघर्ष समिति है उसने भी अपनी एक कमेटी बनाई है।
तो यशपाल जी यदि बता सके इस बात के कि जो सरकार ने कमेटी बनाई है और जो आरक्षण समिति ने जो कमेटी बनाई है उसमें क्या वार्ता शुरू हो गई है या वार्ता शुरू नहीं हुई है, तो किन कारणों से वार्ता शुरू नहीं हो रही है? क्योंकि पूरे राजस्थान की कानून व्यवस्था के लिए ये मौजूदा स्थितियां बहुत जरूरी नहीं। मित्तल साहब, उनका तो सीधा सीधा मांग ही केंद्र सरकार से है ना। ठीक है, जान लेते हैं यशपाल मलिक से। मलिक साहब, जो मित्तल साहब का सवाल है जरा पहले उसका जवाब दे दीजिए, फिर एक सवाल मैं भी रखूंगा। इस आंदोलन को नेम सिंह फौजदार जी लीड कर रहे हैं और नेम सिंह फौजदार जी से मेरी अभी तक बात नहीं हो पाई इस बारे में जी। तो मेरा यह कहना है कि इसमें कमेटी की जरूरत कहां से आ गई? दोनों सरकार भाजपा की है। उसको कहना चाहिए प्रधानमंत्रियों के इनके साथ अन्याय हो रहा, आपने वादा किया। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को गारंटी माना जाता है जिस काम को वो कहते हैं। जाट के प्रति उनकी गारंटी कहां चली गई? अमित शाह जी की उनकी गारंटी। ये जाट 9 साल बाद बैठे हैं यहां और सैकड़ों बार वार्ता करने के बाद बैठे हैं। तो मेरा यह कहना है कमेटियां होनी चाहिए, आंदोलन में हिंसा ना हो, वो जरूरी है जी कि उस पहले वाली स्थितियां ना बने जिस तरह गुर्जर आंदोलन में हो गई थी। उसके लिए वार्ताएं बेहद जरूरी है, शांतिपूर्वक आंदोलन बेहद जरूरी है। हरियाणा में इसी तरह की घटनाएं, वहां से राजकुमार सैनी ने कुछ लोगों को उकसा के, कुछ जाट समाज के लोगों को बहका के। लेकिन मलिक साहब, ये बड़ी मांग अपनी जगह हर जाति की, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के लिए सवाल बनना और फिर रेलवे ट्रैक उखाड़ने की धमकी देना, हाईवे जाम कर देना, देखिए ये पब्लिक के लिए ये आप संवैधानिक रूप से मांग रख रहे हैं लेकिन संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। नहीं, वो ये आप ही का आंदोलन नहीं, ये अक्सर हर आंदोलन में दिखाई पड़ता है इस पूरे देश में। पहले मैं आपको बता दूं, मैंने भी 15 ट्रैक 2011 में मेरे नेतृत्व में रुके, लेकिन कहीं एक भी रुपए का नुकसान नहीं था। जाट समाज ने कहीं कोई नुकसान नहीं किया। हरियाणा में ट्रक वालों को हम खाना खिला रहे थे, जबरदस्ती हम पे गोलियां चलवाई गई। हम लोग सारे ट्रैफिक को, मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे थे। मेरा यह कहने का मतलब है, हरियाणा के लोगों का आंदोलन था, उसमें मैं शामिल नहीं था, लेकिन हरियाणा के लोगों ने जितनी बेहतर तरीके से उस आंदोलन को चला रहे थे, सरकार हरियाणा में जाट गैर जाट करने पे तुली हुई थी। मैं भाजपा की प्रदेश सरकार को भी, इनको भी यह आगाह करना चाहता हूं, गलत फहमी मत पाले। अगर वहां पे राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर के जाट के साथ कोई भी अन्याय हुआ या कोई भी ताकत का इस्तेमाल किया गया, तो यह आंदोलन 24 घंटे के अंदर अंदर पूरे उत्तर भारत में फैल जाएगा। तो मेरा यह कहने का मतलब है, नेम सिंह फौजदार जी इसको लीड कर रहे, उनसे वार्ता जारी रहनी चाहिए और उनको भी वार्ता करनी चाहिए। और मैं तमाम हिंदुस्तान के जाट को कहता हूं कि जब भी कोई आंदोलन करे, लॉ एंड ऑर्डर को कभी भी बिगड़ने ना दे, क्योंकि सरकार की मंशा ये रहती है कि जैसे ही लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा तो उनको फोर्स इस्तेमाल करने की इजाजत मिल जाती है। तो मेरा यह निवेदन है पूरे देश के जाट समाज से कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मत बिगाड़े, किसी तोड़ फोड़ में शामिल ना हो, शांतिपूर्वक आंदोलन करे। पूरे देश का जाट भरतपुर और धौलपुर के साथ खड़ा है और आगे भी खड़ा रहे। नहीं, और निश्चित रूप से, क्योंकि मलिक साहब जाट भरतपुर और जब धौलपुर की आती, वहां पे तो शासक वर्ग से रहे हैं, निश्चित रूप से कभी वहां पे उन्होंने शासन भी चला है। तो ये माना जाए कि जैसे गुर्जर आंदोलन में जो दृश्य दिखाई पड़े थे, आपने खुद ने जिक्र किया। नहीं, मैंने कहा मैं 15 ट्रैक हमने 2011 में रुके हुए थे 19 दिन तक। केंद्र सरकार ने हमारे साथ फैसला किया जिसमें एक ट्रैक जो है वो मथुरा और राजस्थान के बॉर्डर पे भी 3 दिन के लिए रोका गया था। आप किसी भी 1 रुपए की भी कहीं जाट समाज में हिंसा दिखा दे, जो हरियाणा में हिंसा की, सर हिंसा नहीं हो तो ट्रेनें नहीं चलेंगी, फ्रेट ट्रेनें नहीं आएंगी, तो भी नुकसान तो है, देश को ही नुकसान है, वो आप और हमारा ही नुकसान है। मैं दूसरी बात ये कह रहा हूं आंदोलन से कि हम लोग शांति से काम ले, लेकिन सरकार के जो अधिकारी हैं वे भी टाइम से अपनी आंख खोले। जब वो 7 दिन से बैठे हुए हैं वहां और 6 दिन हो गए हैं, तो सरकार बात करके मोदी जी को पहुंचाए। अब तो मंदिर जो मित्तल साहब कह रहे थे अभी राज्य सरकार की ओर से जो एक डेलीगेशन बनाया गया, क्या वो फैसला ठीक है? उस तरह से प्रोसेस आगे बढ़ सकता है? मेरा ये कहना, राज्य सरकार ने डेलीगेशन इसलिए भेजा होगा भाई आंदोलन में हिंसा ना आए। राज्य सरकार का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, और मेरा निवेदन है कि वो उनसे बात करे और उनको विश्वास दिलाए कि हिंसा नहीं आएगी। जो भी आंदोलन को नेम सिंह भाई जी लीड कर रहे हैं, वो इस पे
वो निश्चित रूप से मुझे विश्वास है वो हिंसा जैसी कोई चीज होने भी नहीं देंगे। नहीं, क्योंकि इस तरह के बड़े फैसले निश्चित रूप से किसी से अशांति या फिर जोर के बल पे हासिल नहीं किए जाते हैं। आपको भी मालूम है मलिक साहब, आपका आखिर में समय थोड़ा कम है, मैं आखिर में जो वहां पर आंदोलनरत हैं या फिर महापड़ाव पे बैठे हुए जाट दोनों जिलों के, आप क्या उनको शांति के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि किसी भी तरह का, क्योंकि उन्होंने चेतावनी दी कि उग्र कर देंगे 2 दिनों में। मैं बिल्कुल निश्चित रूप से, किसी ने गुस्से में ये बात कह दी होगी, जाट समाज कभी भी किसी हिंसा का पक्षधाती नहीं है। किसान आंदोलन में 13 महीने हम लोग बैठे रहे, हमारी तरफ से क्या हिंसा हुई? जाट आरक्षण आंदोलन पहले भी चला, 15 साल चला, और राजस्थान में जब रिजर्वेशन मिला शांतिपूर्वक हुआ, वाजपेयी जी ने रिजर्वेशन दिया, उसके बाद 9 राज्यों में भी रिजर्वेशन हुआ। मेरी सबसे अपील है शांतिपूर्वक रहे, लेकिन मेरी सरकार से भी अपील है, आपके माध्यम से मैं माननीय मोदी जी को और अमित शाह जी को ये कहना चाहता हूं, जिसकी जबान की गारंटी आज पूरे हिंदुस्तान में गाई जा रही है कि माननीय मोदी जी की जबान ही गारंटी है। ठीक है, भाई, ठीक जो है। हमें जबान दी थी 26 मार्च 2015 को, वो गारंटी कब पूरी होगी? ठीक है, ठीक है बानी, अब उस पर निश्चित रूप से जो मांग है, राज्य में आरक्षण है, केंद्र में नहीं है, ये इसकी पेचीदगी को निश्चित रूप से सरकार को बड़ा स्पष्ट करना होगा। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। आशा यही है कि इस तरह के आंदोलन हो, लेकिन किसी भी तरह की हिंसा और लोगों को परेशानी इससे ना बन पाए। प्रतीक, आपका भी बहुत शुक्रिया। मित्तल साहब, आप भी हमारे साथ जुड़े, समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। मंथन में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें NDTV राजस्थान के साथ। नमस्कार।